हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को। इसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है 5.1 उसको सॉल्व करेंगे और इसमें हमें जिस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें करने हैं और इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं और नहीं चाहते तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी शॉर्ट में, इन शॉर्ट हम इसे क्या कहेंगे, एपी कहते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम कर रहे हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और उसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए लिखते हैं। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया हुआ है आपका, 15 रुपये दिया हुआ है, रुपये 15। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद में वो अगर आगे जाना चाहता है तो उसके लिए अतिरिक्त 8 रुपये पर किलोमीटर लगेंगे, मतलब 1 किलोमीटर के 8 रुपये उसे देने पड़ेंगे अगर 1 किलोमीटर के बाद आगे जाना चाहता है। प्रथम किलोमीटर के बाद प्रथम किलोमीटर का किराया आपका 15 रुपये हो गया। प्रथम किलोमीटर के मतलब फर्स्ट किलोमीटर के बाद में आगे वो जाना चाहता है तब कितना किराया लगेगा। तो हम बात करते हैं सेकेंड किलोमीटर के लिए। सेकेंड किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए है ना, 2 किलोमीटर के लिए कितना किराया हो जाएगा। तो देखिए, पहले किलोमीटर का 15 रुपये तो देना ही देना है, ये फिक्स्ड किराया है। ठीक है, फिक्स्ड है, उसने बोल दिया 15 रुपये आपको प्रथम किलोमीटर के देने हैं। 15 किलोमीटर मतलब फर्स्ट किलोमीटर गया तो 15 रुपये देने। फिर उसके बाद उसने अतिरिक्त किलोमीटर चला और उस अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये देने हैं। तो 1 ही किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, क्योंकि इस दो में 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, ये पहला वाला किलोमीटर जो है इसका किराया 15 रुपये और इस वाले के लिए ये पर किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23 हो गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, थर्ड किलोमीटर के लिए चेक करेंगे। 3 किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए किराया, 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, पहले के लिए इतना, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये और तीसरे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपये। तब ये कितना हो जाएगा आपका, बताइए, ऐड कर दीजिए। 31 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऐसे ही आप एंड सो ऑन काफ़ी किलोमीटर के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम 3 के लिए काफ़ी हमारे लिए, केवल हमें बताना है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमारा क्वेश्चन में कौन एपी बना रहा है और कौन एपी श्रेणी नहीं बना रहा, समांतर श्रेणी कौन बना रहा है, कौन समांतर श्रेणी नहीं बना रहा। बस हमें यही चेक करना है इसमें, और कुछ भी चेक नहीं करना है। तो हमने 3 बना लिए, अब हम समांतर श्रेणी लिखते हैं, एपी लिखते हैं। एपी कितनी होगी, इसका प्रथम पद 15 हो गया, दूसरा 23 हो गया, तीसरा 31 हो गया, है ना। ऐसी एंड सो ऑन बहुत सारे पद हो सकते हैं, एपी बन गई। अब हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। बस हम इसके आगे अभी क्या लिखेंगे, इसको एपी नहीं लिख के हम इसको लिखेंगे श्रेणी। हमने श्रेणी बनाई है, अब कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है ये चेक करेंगे। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपको क्या निकालना होता है, सार्वंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, स्मॉल डी। तो हम इसमें 2-3 डी चेक करेंगे, मतलब डी निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, लेकिन हम 2-3 बार इसको चेक करेंगे ताकि हम कंफर्म कर लें कि सारे पदों में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। तो D1 निकालते हैं, क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 ये रहा सेकेंड वाला टर्म और A1 ये रहा। कैसे निकलेगा, 23 माइनस 15 कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसे ही दूसरा सार्वंत्र चेक करते हैं, इसे निकालेंगे A3 माइनस A2 करके। ठीक है, नेक्स्ट वाले में से पीछे वाला पद माइनस करके। तो 31 माइनस 23 करेंगे, कितना हो गया आपका, 8 आ गया। तो D1 और D2 क्या है, यहाँ पे देखेंगे, D1 बराबर D2 आ गया, मतलब सार्वंत्र क्या आ गया, बराबर आ गया। हम बोल सकते हैं इसलिए अतः यह समांतर श्रेणी है। बस इतना सही चेक करना था हमें,
समांतर श्रेणी बनाएगा ये क्वेश्चन या नहीं बनाएगा, यही हमें चेक करके बताना था। चलिए करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। इसके सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमसे कहते हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बात क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कोई एक आपके पास में बेलन है और उसमें हवा भरी हुई है और उस बेलन में से पंप जो है, पंप क्या कर रहा है, हर बार में 1/4 जितना भी आयतन उसमें बच रहा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, आयतन की बात होगी क्योंकि उसमें बेलन के अंदर अगर कोई भी गैस भरी हुई है तो वो आयतन से रिलेट करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, बेलन में जो है हवा की मात्रा मान लेते हैं कितनी है, 1 है। ठीक है, मानना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 1। अब मात्रक कोई भी ले सकते हो, हम यहाँ मात्रक लिख दे रहे हैं। ठीक है, लीटर में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकती है। भाई सिलेंडर के अंदर गैस तो कैसे भी हो सकती है, लीटर में हो सकती है, किलो में भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे मात्रक लिख दिया है। ठीक है, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। तो जितना इसका आयतन है, जितनी हवा इसमें है, 1 है, 1 लीटर है, 1 किलो है, जैसा भी है, तो उस 1 में से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, मतलब गैस कम हो जाएगी, मतलब माइनस करना है। तो पता करते हैं। देखिए, तो हम लिखेंगे कि जो अ, अभी कितनी मात्रा है, 1 है स्टार्टिंग में। अब इस 1 का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। तो 1 का 1/4 भाग कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। 1 का 1/4 कैसे होगा कि 1 गुणा 1/4 कर देंगे। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ गया आपके पास में, 1/4 आ गया। 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो सिलेंडर में कितना बचा, भाई लिखेंगे इसमें कि सिलेंडर में, यहाँ लिखेंगे 1/4 भाग, ये हमारा फर्स्ट वाला आयतन था, हम इसको लिख सकते हैं B1 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम B2 लिख रहे हैं, B2 लिख रहे हैं, दूसरा आयतन लिख रहे हैं 1/4 भाग हवा निकलने के बाद तो देखिए पहले 1 थी, अब 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। तो 1/4 भाग कितना बना इसका, 1 का 1/4 ही बना। तो इसे माइनस कर देंगे 1/4 और ये फाइनली कितना आ जाएगा, 3/4 आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। भाई ये वाला भाग जो है बाहर निकल गया और यहाँ हमें मात्रा लिखनी है सिलेंडर में बचे हुए आयतन की। ठीक है, कितनी गैस उसमें बची हुई है। हमारे पास इतना आ गया, इतनी गैस उसमें हवा बची हुई है। अब हम लिखते हैं तीसरा आयतन, है ना, हमें आयतन ही लिखने। फिर से 1/4 भाग हवा बाहर निकलने के बाद कितना बचेगा, तो 3/4 का आप निकाल लीजिए 1/4 भाग। तो 1/4 भाग ऐसे निकालें, कितना हो गया, 3/16 हो गया। कितना हो गया, 3/16। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इतना आयतन उसमें बचा हुआ था सिलेंडर में, इसमें से 3/16 भाग बाहर आ गया। तो बाहर आ जाएगा तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा 12 - 3/16 और फाइनली ये आपका कितना हो जाएगा, 9/64 हो जाएगा। 64 आएगा 16 और 4 का जो भी एलसीएम होगा, 9/16, सॉरी 16 और 4 का एलसीएम आपका 16 ही रहने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब सिलेंडर में आयतन बचा है। ऐसे ही हम एक आयतन और निकाल लेते हैं, चौथा आयतन निकाल लेते हैं। 1/4 भाग हवा निकलने के बाद कितना बना आयतन हमारा, देखिए 9/16 बचा हुआ है, इसमें से 9/16 में से 1/4 भाग आपको बाहर निकालना है। तो 9/16 गुणा 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 16 चौका 64। तो इतना भाग हमारा बाहर निकल जाएगा, किस में से, 9/16 में से। 9/16 में से 9/64 बाहर निकल जाएगा। इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 64 आ जाएगा और 9 चौक 36 माइनस का 9। ठीक है, ये कितना हो गया, 27 बटे 64 हो गया। क्लियर है, इतना भाग सिलेंडर में हवा बची है। तो अब
हम इसकी श्रेणी बना लेते हैं, श्रेणी बनाते हैं। तो श्रेणी कितनी कैसी बनेगी, पहले 1 था आयतन, फिर 3/4 रह गया सिलेंडर में हवा का आयतन, फिर 9/16 रह गया, फिर उसके बाद में 27/64 रह गया। इस तरीके से आयतन कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, अभी आपको बताया तो 2-3 सर्वांतर चेक करके, है ना। तो D1 चेक करेंगे। D1 कहता है, D1 में क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो। तो 3/4 माइनस का 1 कितना आ गया आपके पास में, ये आ जाएगा एलसीएम लेके 4, 3 - 4 माइनस का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर D2 चेक करेंगे। D2 चेक करेंगे, ये क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर देंगे। तो तीसरा पद क्या है, 9/16 माइनस 3/4। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 माइनस 12/16, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3/16 हो गया, 3/16। तो देखिए दोनों डी बराबर नहीं आया, इसलिए तीसरे वाले डी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। जब हमारे दो डी बराबर आ जाते तो हम चेक करके देख लेते। तो D1 और D2 क्या है, हमारे नॉट इक्वल है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कहते हैं प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, उन्होंने बताई है कितनी लागत आ रही है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपये। तो देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, ₹150। ठीक है, 150 रुपये है। 1 मीटर खुदाई कराएंगे तो प्रथम वाले की, फर्स्ट वाले की, तो वो 150 रुपये है। अब हमने क्या कराई, 2 मीटर खुदाई कराई। 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी भाई, 1 मीटर, पहले मीटर की तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, और उसके बाद प्रत्येक मीटर, जितना 1-1 मीटर आप खुदवाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उसके आपको 50 रुपये देने हैं। तो ये आपने 50 रुपये दे दिए। टोटल ये हो गए आपके, कितने हो गए, ये आपके हो गए 200 रुपये हो गए। ठीक है, 200 रुपये हो गए। फिर आपने 3 मीटर खुदाई कराई, कितनी कराई, 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, देखिए पहले के लिए 150, दूसरे के लिए 50, तीसरे के लिए भी 50, तो टोटल कितना हो गया आपका, 250 हो गया, 250 रुपीज़ हो गए। ऐसे ही आपने 4 मीटर खुदाई करवाई, 4 मीटर खुदाई कराई, तो पहले के लिए आपको 150 देने हैं, दूसरे के लिए 50 देने हैं, तीसरे के लिए 50 देने हैं, और चौथे के लिए भी 50 देने हैं। टोटल कितना हो गया, 300 रुपये हो गए। कितने हो गए, 300 रुपये। अब इससे हम श्रेणी बना लेते हैं अपनी, उसी से ही हम चेक करेंगे। श्रेणी बनाते हैं, तो श्रेणी हमारी बन गई, पहले के लिए 150 रुपये, दूसरे के लिए 200 रुपये, तीसरे के लिए 300 रुपये, सॉरी 250 रुपये, जल्दी जल्दी में गलत होगा, और तीसरे के, चौथे के लिए आपके 300 रुपये, और ऐसे ही आपके चलते रहेंगे आगे तक। अब हम चेक करते हैं, D1 निकालेंगे, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे, तो 200 माइनस 150, ये आपका 50 आ गया। ऐसे ही D2 चेक कर लीजिए आप, तो तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, तीसरा पद आपका है 250 माइनस 200, कितना हो गया, 50 हो गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। तीसरा भी चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं, 2 बराबर आ गए तो चेक कर लीजिए तीसरा भी आप। तो चौथे में से तीसरा पद माइनस करेंगे, तो 300 माइनस का 250 कितना हो गया, 50 हो गया। तो हमारे सारे D1 बराबर D2 भी आ गया, बराबर D3 भी आ गया। अब हम कह सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में कहते हैं खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। उन्होंने 10,000 रुपये जमा किए बैंक में, और
8% के रेट पे जमा किए, इसे रेट कहते हैं, जो वार्षिक दर है, साल की दर दे रखी है। और चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है, मतलब आप जानते ही होंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब हमें निकालना क्या है, तो देखिए आपके पास अभी आपने बैंक में कितने रुपए जमा करे हैं, 10,000 रुपये जमा करे हैं, तो कितना धन होगा, ठीक है। तो मूलधन कितना है आपके पास में, मूलधन बराबर आपके पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये, ठीक है। और आपको मालूम है, आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो आप एक काम करिए, आप साधारण ब्याज से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो साधारण ब्याज को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, ये सूत्र होता है। P मतलब मूलधन, R मतलब दर, T मतलब समय, इससे कैलकुलेट करेंगे। और दर हमें कितनी दे रखी है, दर दे रखी है हमें 8% की, और वो भी कैसी है, वार्षिक है, साल की दी हुई है, 1 साल की। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब हम प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष का निकालेंगे। तो देखिए, पहले 1 वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। 1 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है आपका जो मूलधन है उसमें ब्याज ऐड हो जाए, वही मिश्र धन होता है। तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो 10,000 का ब्याज निकालते हैं 1 साल का, तो मूलधन कितना है, 10,000 है आपका, ठीक है। गुणा दर कितनी है 8, टाइम कितना है 1 साल बटे 100 हो गया। ये 2 से 2 कट गए, 2 जीरो कट गए, तो आपका कितना हो गया, 800 रुपये ब्याज आया। 800 रुपये ब्याज आया, मूलधन ये है, तो कितना हो गया आपका 10,800 रुपये हो गया पहली साल का, ठीक है। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालते हैं, दूसरे वर्ष का, सॉरी, मिश्र धन निकालेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। और अब आप ध्यान रखेंगे, ये साधारण ब्याज नहीं है, यहाँ पे क्या लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपका मूलधन चेंज हो जाता है, मूलधन ये वाला हो गया अब, ठीक है। क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज ही लगता है, तो ब्याज यहाँ है, ठीक है, इसमें ब्याज नहीं है, यहाँ ब्याज है, इस ब्याज के ऊपर भी अब ब्याज लगेगा, तो उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो फाइनल अमाउंट होता है उसी पे ही ब्याज लगता है। लेकिन वो उसमें सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में हर बार मूलधन पे ही ब्याज लगेगा। हर साल जितना रुपया आपने जमा किया है खाते में, जैसे 100 रुपये जमा किए हैं, तो आपको हर साल, दूसरी साल भी 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा, तीसरी साल भी 100 रुपये ब्याज मिलेगा, चौथी साल भी आपको 100 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज में जितना आपका अमाउंट फाइनल बन गया साल में, उसी पे नेक्स्ट ईयर आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब मूलधन आपका इतना हो गया, तो मूलधन आपका इतना हो गया, तो भाई 10,800 लिखे आपने, गुणा 8 के रेट से ही लग रहा है, 1 साल का निकाल रहे हैं, और 100 रुपये से 100%, ठीक है। ये 2 जीरो गए, ये इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अट्टू अट्टू हो गए आपके 64, ये 864 हो गए। इसको आप इसमें जोड़ लेंगे, 10,800 में जोड़ लीजिए, फाइनल अमाउंट आ जाएगा 4, 6, 8, 8, 16 के 6 हाथ से लेख, और ये 11,664 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11,664 रुपये हो गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। एक ब्याज और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 10,000 था, फिर 10,800 हो गया, फिर इतना हो गया मिश्र धन। एक और निकाल लेते हैं तीसरे वर्ष का, ठीक है। तीसरे वर्ष का मिश्र धन और ले लेते हैं, तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर, तो भैया आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए तीसरे वर्ष का। तो कैलकुलेट करेंगे तो वही 11,664 गुणा 8 गुणा 1 बटे 20, ठीक है। अब इससे हम डिवाइड करेंगे और गुणा कर लेंगे। इससे पहले हम गुणा कर लेते हैं, तो 8 से गुणा करके हम यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो फाइनली गुणा करके ये आ गया, 100 से डिवाइड कर दिया, 2 के बाद दशमलव लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मिश्र धन लिखेंगे, तो इस वाले अमाउंट को हमें इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि मूलधन हमारा ये था। जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल अमाउंट बनेगा 12,597 रुपये 12 पैसे, ठीक है। ये अमाउंट बनेगा। अब हम अपनी क्या लिख लेते हैं, श्रेणी लिख लेते हैं, श्रेणी लिखते हैं। श्रेणी है आपकी स्टार्टिंग में 10,000, फिर 10,800 हो गया, फिर आपका 11,664 हो गया, फिर आपका फाइनली 12,597 रुपये 12 पैसे हो गया, ठीक है। ऐसे आपकी श्रेणी बन गई। अब आप डी चेक करेंगे, D1 चेक करिए, सेकंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास कितना आ गया, 800 आ गया। ऐसे ही D2 चेक करेंगे, 11,000
664 में से आप कितना माइनस करेंगे? 10,800। तीसरे में से दूसरा पद माइनस करेंगे, तब आपके पास फाइनली कितना आने वाला है? माइनस करके आप बताइए तो कितना आ जाएगा? चलिए माइनस कर लेते हैं हम। 11,664 माइनस 10,800, ठीक है। ये हो गया 4, 6 और 16 में से 8 गए, 8 बचा और ये सब खत्म। 864 कितना आया? 864। भाई D1 और D2 बराबर ही नहीं तो D3 हम क्यों फाइंड करेंगे? सीधी सी बात है। आते तो सारे ही बराबर आते, नहीं आते तो कोई बात ही नहीं है। तो अब ये श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर है? समझ में आया होगा ये। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। इसमें आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे। इन 5 पार्ट्स में आपको क्या करना है? दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, ठीक है। तो 4 पद आपको लिखने हैं, जबकि प्रथम पद ए और डी निम्नलिखित हैं। आपको ए और डी दिए हुए हैं, इनसे आपको आगे के 4 पद लिखने हैं। तो कैसे लिखते हैं? देखिए, पहला वाला पद कितना हो गया आपका? 10 हो गया, ठीक है। A1 कितना हो गया? 10। ये पहला वाला पद होता है। A2 लिखेंगे, A2 कितना होगा? एक कम D जोड़ना है पहले पद में, यही फॉर्मूला है। तो कितना हो गया? A कितना है? 10 और D कितना है आपके पास में? 10 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। A3 निकालेंगे तो A3 कितना हो जाएगा? एक कम D इस वाले से, ठीक है। जो भी पद पूछ रहे हैं उससे एक कम D तो कितना? 2D। तो A कितना है आपका? 10 प्लस 2 गुणा D कितना है? 10। 10 दूनी 20 और 10 कितना हो गया? 30 हो गया। अब आप क्या निकालेंगे? कितने पद लिखने हैं? 4। 1 2 3 लिख गए, चौथा लिख दीजिए A4 कितना? A प्लस 3D हो जाएगा, एक कम D, ठीक है। 10 प्लस 3 गुणा 10 कितना हो गया? 30 और 10 40 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले पार्ट में लिखते हैं इसके 4 पद। A1 कितना हो गया आपका? -2 हो गया। अब A2 लिखते हैं। A2 कितना हो गया आपका? A प्लस D हो गया। A कितना है? -2, D कितना है? 0, तो आपका -2 ही हो गया। A3 लिखेंगे इसमें, तो A3 कितना है आपका? A प्लस 2D हो गया। तो -2 प्लस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया। क्या बचा आपका? माइनस का 2 ही बचा, ठीक है। A4 लिखेंगे, 4 पद लिखने हैं तो हमने 3 लिख दिए और चौथा लिखते हैं A प्लस 3D, तो कितना हो जाएगा? -2 प्लस 3 इंटू 0, ये कितना हो गया आपका? फिर से -2। तो 4 पद कौन से हो गए आपके? -2, -2, -2, -2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो इसमें हमें A बराबर 4 दिया है, आगे के हमें 4 पद लिखने हैं। तो देखिए, A1 कितना हो गया? 4 हो गया। A2 लिखेंगे तो A2 कितना हो जाएगा? A प्लस D हो जाएगा। A कितना है? 4 और D आपका माइनस का दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 4 माइनस 3 हो गया और ये आ गया 1, ठीक है। A3 लिखेंगे, A3 कितना हो जाएगा? A प्लस 2D है ना, 4 प्लस 2 इंटू -3, तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस का 2। अब A4 लिखेंगे, कितना हो जाएगा? A प्लस 3D, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू -3 कितना हो गया? 4 माइनस 3, 4 माइनस 9, ठीक है। 4 माइनस 9, तो ये आपका हो गया माइनस का 5। ये आपके आंसर्स हो गए। आप लिखेंगे क्या? 4 1 -2 और -5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो करते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट को, लिखते हैं अपने 4 टर्म, ठीक है। A1 कितना हो गया? -1.25, ठीक है। A2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस D, A कितना है? -1.25 प्लस D कितना है? -0.25। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका? देखिए, माइनस के हो गए, ये भी ऐड हो जाएंगे तो -1.50, ठीक है ना, ऐड हो जाएंगे। थर्ड A3 निकालते हैं, A प्लस 2D हो गया, तो -1.25 प्लस 2 इंटू
-0.25। ठीक है, चलिए करके बताते हैं इसे। -1.25 माइनस में 25 दूनी 50, तो 0.50 हो गया और वैल्यू आपकी हो गई -1 पॉइंट कितनी 75। ठीक है, A4 करते हैं। A प्लस 3D कितना हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो ये कितना हो गया -1.25 माइनस का 25 दिया 75, तो 0.75 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2.00। ठीक है, तो आपकी ये श्रेणी बनके तैयार हो गई। कौन सी हो गई? -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2.0, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं लास्ट वाले पार्ट को इसके। तो फिफ्थ वाले पार्ट को करते हैं। तो आपका पहला पद कितना हो गया -1 हो गया, और A2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस डी। तो A कितना है -1 प्लस डी कितना है 1/2। अब आप देखिए ध्यान से, एक में से आधा जा रहा है, आधा ही तो बचेगा, वो भी काहे का बचेगा माइनस का आधा। ठीक है, A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो गया -1 प्लस 2 गुणा 1/2, ये कट गया, कितना हो गया आपका फाइनली ये आपका 0 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला निकालते हैं A4 कितना होगा A प्लस 3D बराबर -1 प्लस 3/2 हो जाएगा, 3 गुणा 1/2 तो 3/2, ये कितना है 1.5 है। 1.5 में से एक कम कर लीजिए, 1.5 में से एक कम कर लीजिए, कितना बचेगा आधा, आधा बचेगा। ये आपके हो गए सारे टर्म्स। -1 हो गया पहला वाला, दूसरा -1/2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर प्लस का 1/2 हो गया, एंड सो ऑन, ये आपके आंसर हो गए। करते हैं अपने नेक्स्ट। वो दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। तो ये पहले से ही बता दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी में है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, एक ही सार्वधातुक निकाल के देना होगा। ऐसा नहीं है आप 2-3 सार्वधातुक निकाल के देंगे, वो हम तब निकालते हैं जब हमें वो पता करना होता है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 2-3 सार्वधातुक निकालेंगे, 2-3 डी निकालेंगे, जिससे हम पता कर लेंगे कि ये दी हुई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखते हैं, लिखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। आपके पास जो श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो लिखिए इसमें प्रथम पद। प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद को आप कहते हैं ए। कितना हो गया 3। ठीक है, पहला वाला इस श्रेणी का पहला पद क्या हो कहलाएगा, वो आपका प्रथम पद कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सार्वधातुक पे। सार्व अंतर पे, तो सार्वधातुक को हम किससे दिखाते हैं डी से। अब इसमें से आप कोई भी एक पेयर पकड़ लीजिए, लेकिन आपको क्या पकड़ना है, लगातार वाले दो पद पकड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये लेके और ये ले ले तो हम इससे डी निकाल लेंगे सार्वधातुक आ जाएगा, नहीं। लगातार वाले दो पदों को पकड़ना है, तो लगातार दो पद कोई से भी पकड़ लीजिए, जो आपका मन करे वो पकड़ लीजिए। आप चाहे इन्हें पकड़ लीजिए, इसे पकड़ लीजिए, चाहे इन दोनों को पकड़ लीजिए, आप जो चाहे वो। हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं, इससे निकाल के आपको दिखाते हैं। ये कौन सा है, चौथा पद है A4। ठीक है, माइनस A3। ठीक है ना, क्यों? हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले टर्म से, नेक्स्ट वाले पद से जस्ट पीछे वाले पद को घटा देते हैं, यही आपका सार्वधातुक हो जाता है। कितना हो जाएगा, A4 की वैल्यू आपकी -3 है, माइनस फॉर्मूले का लगाया हमने ये वाला। अब A3 की वैल्यू रखते हैं, वो कितनी है -1। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका -3, और ये प्लस का 1, और कितना आ गया आपका सार्वधातुक -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को इसके। तो ये रहे आपके नेक्स्ट वाले दो पार्ट। ठीक है, इनमें भी आपको क्या बताना, प्रथम पद। प्रथम पद क्या है आपका इसमें, अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं। प्रथम पद ए होता है,
कितना हो गया आपका माइनस का 5। अब आप सार्वधांतर निकाल दीजिए, किधर से भी निकाल सकते हैं आप सार्वधांतर, डी। डी किधर से निकालेंगे, इन दोनों के पेयर से निकाल दीजिए। क्या हो गया a2 माइनस a1 हो जाएगा, ये दो हैं, पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा आपका -1 माइनस और -5, ठीक है ना। -1 +5 कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है ना। कितना आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं, थर्ड वाले को। तो इसमें आपको पता है प्रथम पद क्या हो गया आपका 1/3, और अब अगर आप इसका डी निकालेंगे, सार्वधांतर निकालेंगे, तो इन दोनों को ले लीजिए। इन दोनों को क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है आपका 5/3 माइनस पहला पद, ठीक है। इनका एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि दोनों हर समान है, तो ऊपर के नंबर ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। माइनस का है तो माइनस कर देंगे, प्लस होता तो प्लस कर देते। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 - 1 आपका 4/3, ये आपका सार्वधांतर हो गया। कितनी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। इसमें आपको प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका आपका, ए कितना हो जाएगा 0.6 हो गया। अब आपको क्या लिखना है, डी लिखना है सार्वधांतर। तो सार्वधांतर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ही ले लीजिए। जब इन दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, कितना हो गया 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम घटा लेंगे तो आपका कितना बचेगा, घटा लीजिए। देखिए 7 में से 6 जाएंगे, एक बचेगा, पॉइंट का पॉइंट लग गया, 1 - 0 1। तो ये आपका सार्वधांतर हो गया, ठीक है।